तो विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय करवा देते हैं। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। रिटायर्ड ग्रुप कप्तान वीएन झा रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद अली शाह जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगी, क्योंकि देर रात ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी इसराइल पर, जिसके बाद हमने तस्वीरें भी देखी थी। अब आपको ये युद्ध किस स्थिति में जाता हुआ नजर आ रहा है? जी मेरे को बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि ये युद्ध और बढ़ता हुआ दिख रहा हूं मैं, और एस्केलेट होता हुआ दिख रहा हूं। अन्य देशों ने बयान दिया है, जापान के नए प्रधानमंत्री साहब ने बयान दिया है कि उन्होंने कंडेम किया है जो अटैक ऑन इजराइल है, और उन्होंने बोला है कि वो फोर्सेस ज्वाइन करेंगे अमेरिका के साथ कि ये युद्ध और ना बढ़े। इसके लिए फ्रांस ने भी इसके बारे में, इमैनुअल मैक्रोन ने भी बयान दिया है। तो देखिए, बदला और बदला फिर बदला, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मेरा ऐसा मानना है कि जो हमस है, सबसे पहली कार्रवाई उनको क्या करनी चाहिए, बिना टाइम वेस्ट करे उनको होस्टेज जो बंधक है उनको रिहा कर देना चाहिए, बिना एक सेकंड के डिले। क्योंकि आप देखिए, अगर ये लॉजिकली देखें कि जितने बंधक नहीं बनाए, जिनके पीछे लड़ाई हुई है, उसे मल्टीप्लाइड बाय कितने, इन्फिनिटी, इतने लोग तो मारे गए हैं। और ये ईरान का भी बयान आया था कल कि ईरान ने बोला कि हमने खास तौर से 3 उनके मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया है। हमने जानबूझ के कोई सिविलियन बेसिस पे हमला नहीं करा है, और उनके मोसाद हेडक्वार्टर पे भी हमने हमला किया है। लेकिन बात ऐसी है कि देखिए, मानता हूं कि अगर सिविलियंस को उनमें टारगेट नहीं किया गया है, लेकिन इसका एक डायलॉग होना बहुत जरूरी है। डायलॉग जी बहुत जरूरी है। जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि कतर हो गए, कोशिशें भी हुई हैं, लेकिन जब तक डायलॉग नहीं होएगा, जब तक बातचीत नहीं होगी, इसका कोई हल ही नहीं है। इसके बाद फिर और करते 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 ईरान जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो, जैसे कि सऊदी अरेबिया का स्टेचर है गल्फ में, मिडिल ईस्ट में, ईरान का स्टेचर वैसा हो। ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई वो वहां का नेता बने, मुस्लिम राष्ट्र है ये। इसको मैं देख रहा हूं कि जितने इजराइल ने बेगुनाह खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, 41,000, इंसानियत की बात कर रहा हूं मैं, कोई ये नहीं है कि इजराइल हुआ या गाजा पट्टी हुई या अरब हुए या यहूदी हुए, इंसान मारे गए हैं। और जब इंसान मारे जाते हैं, अरे जब जब जानवर मारे जाते हैं तभी दुख होता है हमको। यहाँ तो इंसान मारे जा रहे हैं, बिल बुलाते हुए, तड़पते हुए, दोनों साइड से। आप देखिए, अगर रात के 3 बजे अगर एयर रेड होती है और अगर सायरन बजता है कहीं पे भी हो, और जब लोग सो रहे होते हैं 3 बजे रात के, सुबह के, तो 1 मिनट का टाइम नहीं होगा। 1 मिनट कहां पे भी आ जाएगा इंसान एयर रेड से बचने के लिए। तो जी बिल्कुल अब इजराइल ने भी अपनी टैंक, अपनी आर्मर्ड कोर की पूरी ब्रिगेड लेबनान के बॉर्डर पे लगा दी है। बल्कि ऐसी रिपोर्टें भी आ रही हैं कि इजराइल घुस चुकी है लेबनान के अंदर। और अगर ये हवाई लड़ाई थी अब तक, अगर ये जमीनी लड़ाई में तब्दील हो जाती है तो ये बहुत ज्यादा खतरा होगा, बहुत घातक होगी, बहुत लोग मारे जाएंगे। लेकिन सवाल यही रहेगा कि क्या इजराइल लेबनान या ईरान के साथ वही करेगा जो इन्होंने गाजा पट्टी में किया? क्योंकि ये जी गाजा पट्टी तो है नहीं इनका, ईरान का भी बैकिंग है, ईरान की भी सपोर्ट है। और ईरान जो अब तक प्रॉक्सी वॉर लड़ता आया था, भलाई हूती हो, भलाई हमस हो, भलाई हिजबुल्लाह हो, अभी ईरान सामने निकल कर आया है। ईरान की भी क्या हिम्मत है कि उन्होंने जो जुर्रत करी है कि इजराइल जानते हुए भी, उनके पेशकिन साहब जो उनके नए प्रेसिडेंट हैं, हेड ऑफ स्टेट, उन्होंने कहा था जब उनके अयतुल्लाह खमीनी जब कह रहे थे कि हम अटैक करेंगे, उन्होंने मना किया था, नहीं नहीं, अगर हम अटैक करेंगे तो हमको भी इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भरना पड़ेगा। तो इसको मैं और एस्केलेट होते हुए देख रहा हूं, बदकिस्मती से। बिल्कुल देखना होगा मोहम्मद अली शाह जी कि अब ये युद्ध किस स्थिति में जाता हुआ नजर आता है। हमारे साथ वीएन झा जी भी लगातार बने हुए हैं। सर, जो ये युद्ध नजर आ रहा है, क्योंकि इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू का भी बयान सामने आ गया है कि जो हम पर हमला करेगा हम उस पर हमला करेंगे, हम उस पर भी हमला करने वाले हैं। और इसके बाद ईरान का भी कल रात को ही बयान सामने आया था कि ये हमले की पहली खेप है। ऐसे में शांति के थोड़े से भी आसार नजर आ रहे हैं, या फिर ये युद्ध यूं ही चलता रहेगा? शांति के आसार नजर आ रहे हैं, अभी फिलहाल तो नहीं, क्योंकि जिसलिए ये युद्ध शुरू हुआ था वो कारण अभी भी मौजूद है। जी ये जो इसराइल
या कह लीजिए यूथ और इस्लामिस्ट, इसके बीच में जो एक मिसट्रस्ट मतलब दशकों से चला आ रहा है, और इसके काफी सारी चीजें, काफी सारे इसके जो एस्केलेशंस थे वो पहले भी हुए थे। 2006 कौन भूल सकता है, जबकि युद्ध हुआ था वहाँ पे, ग्राउंड जब ऑफेंसिव हुए थे। तो अभी फिलहाल जो लग रहा है कि ये एक एस्केलेशन के तरफ एक इशारा कर रहा है। हालांकि ईरान ने जो जितने भी घात किए हैं लास्ट नाइट में, सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। माना जाता है कि इसमें से कुछ मिसाइल्स जो थे उसको यूएस फोर्सेस ने भी इंटरसेप्ट किए थे। बाकी कुछ आयरन ड्रोम जो है उसके इसराइल के एयर स्पेस में उसने इंटरसेप्ट किए हुए। लेकिन हमने देखे हैं बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स ये हिट किए हैं टारगेट इसराइल के अंदर में। कितना डैमेज हुआ है अभी किसी ने इसके ऊपर में कुछ अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन डैमेज सब्सटैंशियल हुआ है। हमने बहुत सारे रॉकेट्स वहाँ पे गिरते हुए देखे हैं। तो ये जो अभी रिएक्शन होगा, जो रिटेलिएशन होगा इस अटैक का, याद रखिए ये माधुरी, ये 180 या 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमले हुए हैं। लोग कहते हैं अगर 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स गिरे हैं आपके ऊपर तो आपका शहर जो है लगभग तबाही के कगार पे है। 180 या 200 के आसपास, 181 लोग कह रहे हैं कि इतने गिरे थे। तो सब्सटैंशियल डैमेज हुआ होगा। अब इसको असेस करके बाद में, अभी जैसे बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम इसको असेस करते हैं और इसका रिटेलिएट जरूर करेंगे। कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, ये हमारे ऊपर में है। तो ये हमेशा ये ऐसा होता है कि जब भी आप कहीं पे रिटेलिएट करते हैं तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, स्ट्रेटजी के हिसाब से वो वहाँ पे आप रिटेलिएट करें। लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि ईरान और इसराइल, इसके जमीन कहीं मिलते नहीं हैं। तो ये जितने भी अटैक हैं, ये आप यहाँ से मिसाइल छोड़ दिए दूसरे के इस पे गिरेगा, दूसरा मिसाइल छोड़ता है आपके जमीन पे गिरेगा। ग्राउंड इन्वेजन नहीं है। इन्वेजन अभी एक ही चल रहा है जो कि इसराइल ने अपनी उत्तरी सीमा जो है, जो कि लेबनान से लग रही होती है। तो इसराइल का ये मानना है कि जितने मिसाइल्स दागे गए हैं लेबनान की तरफ से उत्तरी इसराइल पे, जिसके लिए कि उसको वो एरिया पूरा खाली करना पड़ा है, तो वो अभी साउथ लेबनान में इन्वेड करके, ग्राउंड इन्वेजन कल से परसों से ही शुरू हो गया है। वो क्रिएट करना चाहते हैं लगभग 7 से लेके 10 किलोमीटर ये एरिया, कुशन एरिया वो क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे कि जो उत्तरी लेबनान के, जो उत्तरी इसराइल के जो इसराइलीज हैं वो सेफ रह सकें। छोटे जो रॉकेट्स दागे जाते हैं उस तरफ से, उससे वो सुरक्षित रह सकें। तो ये ग्राउंड इन्वेजन चल रहा है। ये मेरे ख्याल से 3 दिन और चलेगा, उसके बाद ये बंद होगा। सर, तो क्या इसे तीसरे विश्व युद्ध का संकेत माना जा सकता है? जी हाँ, संकेत तो बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल तो कोई तीसरा देश इसमें कूदा नहीं है। अभी सिर्फ इसराइल है, लेबनान है जी, और इसके अलावे सीरिया का एक छोटा सा एरिया है, आपको पता होगा इडलिब। इडलिब सीरिया का एक ऐसा जगह है जहाँ पे इसराइल के जितने सारे जो टेररिस्ट थे वो सब घूम घाम के अपना आर्म कहीं और सरेंडर करके इडलिब आ गए हैं। इडलिब एक ऐसा जगह है जहाँ पे कि सारे टेररिस्ट हैं। अगर वो भी इसमें कूद पड़े तो फिर इसराइल, सीरिया भी इसमें फंस जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल लगता है कि सऊदी भी इससे अलग है वॉर से, जॉर्डन भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इजिप्ट अभी एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। हालांकि उसके ऊपर में ब्लेम्स गए हैं कि इजिप्ट कहीं न कहीं इन इस्लामिस्ट को सहायता कर रहा है। तो फिलहाल अभी कोई तीसरा देश इन्वॉल्व नहीं हुआ है ईरान के अलावे। लेकिन ईरान का कहीं चूंकि सीमा नहीं मिलता है इसराइल से, तो वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। अगर वो उसने अपना जो ग्राउंड फोर्सेस है उसको मोबिलाइज किया तो ये तो सबों के पब्लिक आइज में होगा, उसके ऊपर में फिर अटैक माउंट हो सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है सारी की सारी नजरें जो हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर में है कि आईडीएफ कब और कैसे और कितना रिटेलिएट करता है ईरानी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है।
बिल्कुल देखना होगा क्योंकि यहाँ पर इजराइल की ओर से भी ऐलान कर दिया गया है कि जवाबी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में देखना होगा इजराइल की ओर से अब क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। अली शाह जी, क्योंकि देखिए यहाँ पर इजराइल और ईरान दोनों आमने सामने हैं और दोनों डायरेक्ट अब हमला कर रही हैं। ऐसे में अब आने वाले समय में किसको सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़, इजराइल या ईरान? क्योंकि अमेरिका ने भी मदद का ऐलान कर दिया है देर रात। जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जब जंग होती है ये इस पे गिरेगा, दूसरा मिसाइल छोड़ता है आपके जमीन पे गिरेगा। ग्राउंड इन्वेजन नहीं है, इन्वेजन अभी एक ही चल रहा है जो कि इसराइल ने अपनी उत्तरी सीमा जो है, जो कि लेबनान से लग रही होती है। तो इसराइल का ये मानना है कि जितने मिसाइल्स दागे गए हैं लेबनान की तरफ से उत्तरी इसराइल पे, जिसके लिए कि उसको वो एरिया पूरा खाली करना पड़ा है, तो वो अभी साउथ लेबनान में इन्वेड करके, ग्राउंड इन्वेजन कल से परसों से ही शुरू हो गया है। वो क्रिएट करना चाहते हैं लगभग 7 से लेके 10 किलोमीटर ये एरिया, कुशन एरिया वो क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे कि जो उत्तरी लेबनान के, जो उत्तरी इसराइल के जो इसराइलीज हैं वो सेफ रह सकें। छोटे जो रॉकेट्स दागे जाते हैं उस तरफ से, उससे वो सुरक्षित रह सकें। तो ये ग्राउंड इन्वेजन चल रहा है। ये मेरे ख्याल से 3 दिन और चलेगा, उसके बाद ये बंद होगा। सर, तो क्या इसे तीसरे विश्व युद्ध का संकेत माना जा सकता है? जी हाँ, संकेत तो बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल तो कोई तीसरा देश इसमें कूदा नहीं है। अभी सिर्फ इसराइल है, लेबनान है जी, और इसके अलावे सीरिया का एक छोटा सा एरिया है, आपको पता होगा, इडलिब। इडलिब सीरिया का एक ऐसा जगह है जहाँ पे इसराइल के जितने सारे जो टेररिस्ट थे वो सब घूम घाम के अपना आर्म कहीं और सरेंडर करके इडलिब आ गए हैं। इडलिब एक ऐसा जगह है जहाँ पे कि सारे टेररिस्ट हैं। अगर वो भी इसमें कूद पड़े तो फिर इसराइल, सीरिया भी इसमें फंस जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल लगता है कि सऊदी भी इससे अलग है वॉर से, जॉर्डन भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इजिप्ट अभी एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। हालांकि उसके ऊपर में ब्लेम्स गए हैं कि इजिप्ट कहीं ना कहीं इन इस्लामिस्ट को सहायता कर रहा है। तो फिलहाल अभी कोई तीसरा देश इन्वॉल्व नहीं हुआ है ईरान के अलावे। लेकिन ईरान का कहीं चूंकि सीमा नहीं मिलता है इसराइल से, तो वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। अगर वो उसने अपना जो ग्राउंड फोर्सेस है उसको मोबिलाइज किया तो ये तो सबों के पब्लिक आइज में होगा, उसके ऊपर में फिर अटैक माउंट हो सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है सारी की सारी नजरें जो हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर में है कि आईडीएफ कब और कैसे और कितना रिटेलिएट करता है ईरानी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स। बिल्कुल देखना होगा क्योंकि यहाँ पर इजराइल की ओर से भी ऐलान कर दिया गया है कि जवाबी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में देखना होगा इजराइल की ओर से अब क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। अली शाह जी, क्योंकि देखिए यहाँ पर इजराइल और ईरान दोनों आमने सामने हैं और दोनों डायरेक्ट अब हमला कर रही हैं। ऐसे में अब आने वाले समय में किसको सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़, इजराइल या ईरान? क्योंकि अमेरिका ने भी मदद का ऐलान कर दिया है देर रात। जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जब जंग होती है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी जब रूस और यूक्रेन की जंग जब शुरू हुई थी तब भी कहा था कि जंग में किसी का फायदा नहीं होता है, किसी की जीत नहीं होती, सबका नुकसान ही होता है। तो ज्यादा नुकसान किसको होगा, इजराइल को या ईरान को? नुकसान दोनों को होगा, दोनों साइड से। और अब तक ईरान जो है एक प्रॉक्सी वॉर कह सकते हैं, वो लड़ रही थी, वो बैक फ्रंट से लड़ रही थी, हौती के जरिए या हमस के जरिए या हिजबुल्लाह के जरिए, कैसे भी अभी वो सामने निकल कर आई है। देखिए, बात ऐसी है कि ये कांग्रेशनल रिपब्लिकन हैं, वो उन्होंने बोला है कि इजराइल को ये रिटेलिएट करें ईरान के लिए, और एक बड़े घातक तरीके से रिटेलिएट करें कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जो वेपन्स दे रहे हैं वो और ज्यादा उनकी तादाद बढ़ा दी जाए। और जो लीडिंग डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने बोला है कि और एक कॉशियस, एक कदम भाप के वेट एंड वॉच वाली स्थिति रखें। ये ऐसा बोला है इजराइल को सलाह दी है। मगर इजराइल नहीं सुनने वाला, इजराइल भी वापस एक हमला करेगा, भला ही इसमें नुकसान क्यों ना हो, लेकिन करेगा जरूर। देखिए, इसके बाद जो है कि कांग्रेशनल रिपब्लिकन्स ने बोला है, बल्कि यूएस के पर्सनल जो कि सीनेटर हैं मिच मैककॉनेल, जो कि रिपब्लिकन है केंटकी से, इन्होंने बोला है कि जो अमेरिका ने, जैसे कि ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब ने बताया था कि अमेरिका की मदद से भी कई सारे
इनके मिसाइल, ईरानी मिसाइल रोके गए थे और कुछ आयरन डोम के जरिए इनके तकनीकी उससे रोके गए थे। लेकिन सेनेटर मिच मैककॉनेल ने बोला है कि अमेरिकन वो मिसाइल रोकना काफी नहीं है, इसराइल को रिटेलिएट करना चाहिए, ऐसा बोला है। ईरान ने भी बयान दिया है कि उन्होंने केवल 3 बेसों को निशाना बनाया था और ईरान के जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है पेशकिन साहब, जब इन्होंने कुछ 1 महीने पहले की बात है, जब हम लोग रोज सोच रहे थे कि ईरान इसराइल पे हमला करेगा कि केवल गिदर भपक दे रहा है, करेगा कि नहीं करेगा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, क्या हम बरसने का इंतजार करेंगे, क्या होगा। तो अयतुल्लाह खमेनी ने बोला कि ईरान हमला करेगी, लेकिन पेशकिन साहब ने कहा अगर हमला करेंगे तो इसमें ईरान का भी नुकसान होगा एट द एंड ऑफ द डे। तो अब आप देखिए, नुकसान तो दोनों का होएगा। देखिए, एक अहम बात मैं सामने रखना चाहता हूं, मैं दर्शकों को, बहुत अहम बात है और बहुत कम चैनलों पे ये रिपोर्ट हुआ है। जो इंडियन एम्बेसडर टू लेबनान है, ये मणिपुर से आते हैं, ये माइते हैं, माइते पंगाल है, शेख मोहम्मद रहमान। और ये देखिए, मणिपुर के हालात सब जानते हैं क्या हो रहा है वहां पे, लेकिन देखो फख्र इस बात की कि इंडियन आर्मी की कंटेंजेंट हम लोग यूएन पीस कीपिंग फोर्स वहां भेजते हैं, कोंगो में, सुडान में, लेबनान में। वहां पर मणिपुर से भी ट्रूप्स हैं, वहां पर माइते भी हैं, कुकी भी हैं, नागा भी हैं, जो कंधे से कंधा मिलाकर वर्ल्ड पीस, ह्यूमैनिटी के लिए एक साथ एकजुट होकर काम कर रहे हैं। तो ये काबिल तारीफ है। हिंदुस्तान का रोल इसमें एक अहम पीस ब्रोकर का हो सकता है अगर हिंदुस्तान को अप्रोच किया जाए तो, क्योंकि हिंदुस्तान के रिश्ते सबसे, चाहे इजराइल हो, चाहे ईरान हो, चाहे लेबनान हो, सबसे बड़े अच्छे हैं। तो ईरान इंडिया की बल्कि 2 स्टेट सोल्यूशन को फेवर भी करता है। तो मगर हिंदुस्तान के अंदर ही अपने इश्यूज, वी हैव अ हैंड्स फुल, अपने ही इतने हम मसरूफ हैं अपने ही मामलों को सुलझाने हुए। मगर हिंदुस्तान एक ग्लोबल लीडर इमर्ज होकर आया है। तो अगर हिंदुस्तान को अगर ये टाइमली रिक्वेशन दें, अगर ये टाइमली अप्रोच करें एक पीस ब्रोकर होने का, तो इसमें इंटरलोक्यूटर होने का, तो हिंदुस्तान एक अहम भूमिका प्ले कर सकती है और नुकसान इससे फिर दोनों का बच सकता है। बिल्कुल, और देखना होगा आने वाले समय में भारत की भूमिका किस तरीके से ये इस युद्ध में देखने को मिल सकती है। वीएन झा जी, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि अगर ये तीसरे विश्व युद्ध का संकेत है तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में तबाही देखने को मिल सकती है। लेकिन मेरा सवाल यही कि इस युद्ध को किस तरीके से रोका जा सकता है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि इस युद्ध के रुकने के अभी तो कोई आसार नजर नहीं आ रही हैं। देखिए, हमें हमेशा ये चीज लेके चलना चाहिए कि कॉज फैक्टर क्या है। कॉज फैक्टर इस युद्ध का जो है वो एक डीप रूटेड हेट्रेड जो है इस्लामिस्ट और इसराइल के प्रति, मेन कॉज यही है। जितने इस्लामिस्ट देश थे, पहले की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं जी। उनका मानना था कि इसराइल को वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। और इसराइल, याद रखिए कि इसराइल का पूरा जो हिस्ट्री है वो लगभग ज्यूज का लगभग 4000 साल पुराना है। तो और उनकी जो अस्तित्व थी वो वही थी। अब अगर उस अस्तित्व को आप खत्म करना चाहते हैं, मैं तो बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ, लेकिन हाल में जब यूएन ने ये डिसाइड किया था ब्रिटिश के जाने के बाद कि इसराइल का जगह वहाँ पे होगा, तो ठीक है, इसराइल का जगह वहाँ पे होगा। लेकिन उस समय में जितने इस्लामिक देश थे उसको सराउंड करते हुए, देखिए इसराइल जो है वो जीव की तरह है, चारों तरफ में दांत हैं। अब कौन सा दांत कब स्ट्राइक कर देगा आप जानते नहीं है। कि लेबनान है, उधर सीरिया है, जॉर्डन है, इजिप्ट है दूसरी तरफ में, तो सारे तरफ में ये घिरा हुआ है जी। अब मैंने कहा कि ये युद्ध शुरू हुआ था कॉज फैक्टर के चलते। 7 अक्टूबर 23 की जो घटनाएं हुई थी, जिसमें कि हमास ने इसराइल के सरजमीन में जाके एकदम बिल्कुल दर्दनीकी दिखाई थी, तो इसराइल ने कसम खा ली थी उसी दिन कि हमास को खत्म करना है। तो हमास तो अब खत्म के लगभग आसपास में आ गया है। लेकिन ये सिर्फ हमास का अटैक नहीं था, इसमें हिजबुल्लाह भी इन्वॉल्व थे। याद रखिए, जो 7 अक्टूबर 23 का जो आयरन डोम जो है, ये जो फेलियर हुआ था, इसमें हिजबुल्लाह के भी काफी सारे रॉकेट थे। और जब ऐसा माना जाता है कि टेक्नोलॉजिस्ट का कि अगर 100 या 120 से ज्यादा अगर एक साथ में रॉकेट आए तो फिर ये आयरन डोम जो है ये काम नहीं करता है इफेक्टिवली। तो उस रॉकेट में बहुत सारे रॉकेट हिजबुल्लाह के भी थे। और हिजबुल्लाह का दूसरा थ्रेट था कि जो नदर्न इजराइल है, वहां पे लगभग 60,000 लोगों को अभी खाली करा गया है उस एरिया में।
उनको भी तो रहने का वहाँ पे अधिकार है। और हिजबुल्लाह जब न तब वहाँ पे अपना रॉकेट बिल्कुल बरसाते थे। सर, क्योंकि हम देखते आ रहे थे कि बार बार इजराइल ये कह रहा था कि जब हमास की ओर से हमला किया गया था उस समय जो हिजबुल्लाह था उसके भी रॉकेट दागे गए थे, उसकी तरफ से भी रॉकेट दागे गए थे, और शायद यही और इसी बात का इंतजार था कि कब मौका मिलेगा और कब इजराइल हिजबुल्लाह पर हमला करेगा। तो विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है। देर रात ईरान ने हमले किए और ऐसे में अब देखना होगा इजराइल की ओर से क्या जवाबी कार्रवाई की जाएगी। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश भारती जी, जो कि विदेश मामलों के जानकार है, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका जनतंत्र टीवी पर। राजेश भारती जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही जी, आपने स्थिति देखी, ईरान ने देर रात हमला किया, उसके बाद अब बयान आना भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में क्योंकि आप विदेश मामलों के जानकार हैं, तो मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि जो आसपास के देश हैं उन पर क्या असर पड़ेगा इस युद्ध का? देखिए, आसपास के देश जो इजराइल, अरब जगत के जो अन्य देश हैं जी, ये जो संघर्ष है इजराइल का और हिजबुल्लाह के साथ और इजराइल का हमास के साथ, जी, इस संघर्ष में ईरान जो है हिजबुल्लाह के कारण जो है वो शिया एंगल से जो है, मुझे लगता है कि जो अन्य देश हैं, क्योंकि अरब में जो बहुसंख्यक जनता है वो सुन्नी है। ये अलग बात है कि हमास जो है फिलिस्तीनी है वो भी सुन्नी है मेजोरिटी में, लेकिन अरब के अन्य देश जो है इस युद्ध में जो है कोई भूमिका, सीधी भूमिका नहीं निभाएंगे, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो सीरिया हो या अन्य कोई भी देश हो। कुछ जैसे हुती विद्रोही हैं वो इस अवसर का लाभ उठाना चाहेंगे। हिजबुल्लाह और हमास और ईरान की जो भागीदारी, देखिए ईरान में जो हुआ क्या है कि ईरान के अंदर जो नए सुधारवादी नेता ने सत्ता संभाला है, नए जो है रईसी जो ईरान के राष्ट्रपति थे, उनकी मौत के बाद चुनाव हुआ और फिर वो सत्ता में आए। तो ईरान के अंदर जो अयातुल्ला खुमैनी है वो कट्टरपंथ जो है फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं और एक लिबरल राष्ट्रपति चुन के आ गए हैं। तो ईरान के अंदर आपसी खींचतान बहुत है और जनता, आम जनता तो ये समझती नहीं है कि युद्ध की कीमत कितनी चुकानी चाहिए। तो ईरान के सरकार पे एक दबाव आ गया था कि जो है पहले ईरान के अंदर जो है हमास नेता को मारा गया, इस्माइल हानिया को, फिर जो है हिजबुल्लाह चीफ को मारा गया। तो ईरान के अंदर अत्यधिक प्रेशर में थी वहां की सरकार, और ये जो हमला है उसी प्रेशर को जो है कम करने के लिए या जनता को ये दिखाने के लिए कि हम कमजोर नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि ईरान ने ये जो मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया है उसकी कीमत बड़ी चुकानी पड़ेगी ईरान को, क्योंकि ईरान में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिसके कारण ईरान पे यूएस का और यूरोपियन देशों का सैंक्शन है, प्रतिबंध लगा हुआ है, उस प्रतिबंध का कारण है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम। और अब तो मुझे लगता है कि जो इजराइल ने ये जो कहा है कि हम हमले का वक्त और सही समय का चुनाव खुद करेंगे, तो इसका अर्थ है कि वो इंटेलिजेंस इनपुट के बेस पे करेंगे और वो जो हमला होगा ना वो नागरिक ठिकानों पे नहीं होगा। अगर क्योंकि अमेरिका ने भी मदद का ऐलान कर दिया है इजराइल के लिए, तो अमेरिका की भूमिका को किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या अमेरिका इस युद्ध में डायरेक्ट उतरेगा या फिर इसे इजराइल के सहयोगी के तौर पर देखा जाए? देखिए, अमेरिका इस युद्ध में डायरेक्ट शुरू से है। जब से अक्टूबर के बाद हमास के विरुद्ध कार्रवाई शुरू हुई, इजराइल दुनिया में किसी भी देश के साथ संघर्ष करेगा तो अभी जिस भी कारण से इजराइल और अमेरिका की विदेश नीति, आप ये मानिए कि अमेरिका जो है उस समय भी उसने मेडिटेरियन सी में अपने जो है पूरी तैनाती की थी नौसेना बेस के, और फिर इस बार भी अमेरिका इस युद्ध में सीधा है। लेकिन अमेरिका को युद्ध घोषित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये युद्ध जो है अमेरिका की सरजमीन पे नहीं लड़ा जा रहा, ये इजराइल और अरब के जगत में लड़ा जा रहा है। तो अमेरिका पूरी तरह साथ है और एक साथ इतने सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स को जो मार गिराया गया वो अमेरिका के बिना संभव नहीं था। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो जो वहाँ कैजुअलिटी नहीं हुई है, कुछ केवल घायलों की सूचना है अभी तक जो जानकारी है, कुछ लोग घायल हुए हैं। तो ये अमेरिका जो है आप ये माने कि वो सीधे शामिल है और इजराइल के विरुद्ध हर एक आक्रमण अमेरिका के विरुद्ध और आक्रमण की स्थिति है। अमेरिका की विदेश नीति में ये क्लियर है।
वो चाहे यूएन के अंदर हो या वो किसी जो है युद्ध के मैदान में हो। अमेरिका भी ये इस युद्ध को लड़ रहा है, लेकिन वो प्रत्यक्ष लड़ेगा, लेकिन वो रहेगा परोक्ष। जी बिल्कुल, देखना भी होगा कि अब इजराइल की ओर से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। वीएन झा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीएन झा जी, क्योंकि देखिए यहाँ पर अमेरिका तो उतर चुका है इजराइल की मदद के लिए, लेकिन अब बात भारत की कि भारत की क्या भूमिका देखने को मिल सकती है इस युद्ध में। अगर भारत की भूमिका देखने को मिल सकती है तो भारत की भूमिका कैसी होगी? माधुरी, भारत की भूमिका भी एक न्यूट्रल देश की तरफ होगी। जैसे आपने देखा है यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ है, भारत इसमें डायरेक्ट स्टेक होल्डर नहीं है जी। वही चीज यहाँ पे भी है। जब इसराइल और हमास का हुआ था, या इसराइल हिजबुल्लाह का हुआ था, या जब इसराइल ने इन्वेड किया हुआ है परसों लेबनान की धरती को, भारत यही कहता रहा है कि आप लोग जहां तक हो सके डायलॉग से काम लें। जो युद्ध चल रहा है ये किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है। तो भारत अभी फिलहाल तो शायद निष्पक्ष ही रहेगा, लेकिन कुछ एक चीजें मैं ऐड कर दूं। देखिए, अमेरिका ने तो परसों ही अमेरिका ने कहा था, ईरान को वार्निंग दी थी कि अगर ईरान ने हमला किया तो ये उसके परिणाम उसको भुगतने पड़ेंगे। याद ये भी हम वर्ड ये भी ना भूलें, चाहे यूएन के प्लेटफॉर्म हो या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो, कि इसमें ईरान डायरेक्ट स्टेक होल्डर नहीं है। ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह जो है, चाहे वो वेस्ट बैंक से अटैक कर रहे हो या फिर वो लेबनान से अटैक कर रहे हो, तो हिजबुल्लाह एक अलग मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं। वो एक जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है। उसके ऊपर में अगर अटैक हुआ तो उसके चलते ईरान को अटैक करना जस्टिफाई नहीं बनता। तो ईरान ने जो कहा है कि क्योंकि हमारे ऊपर में डायरेक्ट अटैक हुआ है, तो ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि ईरान के ऊपर में डायरेक्ट अटैक नहीं हुआ है। उससे वेपन्स जो हैं वो हिजबुल्लाह के जा रहे हैं। ईरानियन बहुत सारे हिजबुल्लाह में हैं, तो उसको लेके ईरान ये क्लेम नहीं कर सकता कि अगर हिजबुल्लाह पे अटैक हुआ है तो ईरान पे अटैक हुआ है। ये कहना उसका गलत है। जी। दूसरी चीज याद रखिए माधुरी, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इसको काउंटर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब चूंकि वो डायरेक्टली इसराइल पे गिर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, ये सीधा ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से ऊपर जाके स्पेस में जाके फिर वो अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज करते हैं। उसके बाद जहाँ पे गिरना है वहां पे डायरेक्टली ऑलमोस्ट वर्टिकल आते हैं। ऑलमोस्ट वर्टिकल जो भी मिसाइल आए या जो भी प्रोजेक्टाइल्स आए, उसको डायरेक्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं, आयरन डोम की बात कर रहे हैं इसराइल की, या अमेरिका की जो एंटी मिसाइल स्क्वाड्स हैं उसकी बात कर रहे हैं, ये डायरेक्टली उसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब ये जा रहे होते हैं ऊपर स्पेस में, तो उस समय में आप इसको अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी मारक रेंज से काफी ऊपर है। ये ऑलमोस्ट लगभग 200 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं स्पेस में। तो वो डिफेंस के लिए वो जो एरिया है वो बाइड है, वहां पे आप नहीं जा सकते हैं। जब गिर रही होती है आपके ऊपर में, उस समय में आप इंटरसेप्ट कर रहे होते हैं। तो जैसे यूएस फोर्स जो है वो रेड सी में है, तो रेड सी जो है वो डायरेक्टली इसराइल का एयर स्पेस नहीं है। तो इसीलिए इसराइल को या यूएस फोर्सेस को मुश्किल होगी सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में। और इसीलिए आप जो देख रहे हैं वहां पे जो धमाके हो रहे हैं ग्राउंड पे, इसराइल के ग्राउंड पे, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल को टोटली कोई भी अगर चाहे तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं एयर डिफेंस के चलते। कुछ ना कुछ जरूर निकल जाएंगे और वो आके गिर के आपको नुकसान करेंगे। सर, तो ये दो चीजें हैं, ध्यान रखिए। जी सर, क्योंकि एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी, ईरान की तरफ से जब देर रात हमला किया गया था उसके बाद से ईरान का एक बयान सामने आ गया था कि ये शहादत का बदला है। और अब क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति का बयान भी सामने आया कि ईरान को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है और ये ईरान युद्ध बिल्कुल भी नहीं चाहता है। ऐसे में क्या इजराइल को पहल करनी पड़ेगी इस युद्ध को रोकने के लिए, क्योंकि ईरान ने तो साफ कह दिया है कि वो युद्ध नहीं चाहता है? देखिए, ज्यादातर देश जो हैं वो डबल स्पीक में माहिर हैं, खास करके इस्लामिक देश की मैं बात करता हूँ जी। डबल स्पीक में माहिर है क्योंकि आज के दिन में लगभग 200 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस पूरे दुनिया में हैं जी। और ये 200 जो हैं ये किसी न किसी इस्लामिक कंट्री द्वारा फंडेड हैं, उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं,
तो जितने भी इस्लामिक देश हैं, 47 इस्लामिक देश हैं, 47 के 47 किसी न किसी जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाहे फंड सप्लाई कर रहे हैं, वेपन सप्लाई कर रहे हैं, मॉरल उसको सपोर्ट दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो अगर ईरान कहता है कि शहादत दे रहे हैं तो वो झूठ बोल रहा है। दूसरी चीज, ईरान का कोई डायरेक्ट स्टेक इसमें है ही नहीं। मतलब इन दोनों की जमीनें नहीं मिलती है। अगर हिजबुल्लाह पे अटैक करता है लेबनान में इजराइल के द्वारा, तो ईरान कैसे कह सकता है कि हम पे हमला हुआ इसलिए हम रिटेलिएट कर रहे हैं? झूठ बोल रहा है। देखिए, कहते हैं ना कि अगर रोने का मन हो तो अगर आंख के पास में कोई एक छोटा सा कचरा भी आ जाए तो आप ब्लेम करते हैं वो कचरा के चलते हम रो रहे हैं। ये ह्यूमन नेचर है। और वहीं पे जो ईरान कर रहा है वही चीज कर रहा है, लेकिन ईरान एस्केप नहीं कर सकता है। माधुरी, आप एक बात नेतन्याहू की याद रखिए, जो अभी यूएन असेंबली में उन्होंने कहा था, लगभग एक हफ्ता भी नहीं हुआ उसका, कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अब जबकि इस्राइल ईरान के ऊपर में डायरेक्ट अटैक करेगा, मिसाइल से ही अटैक करेगा, चाहे एरियल एयरक्राफ्ट से अटैक करेगा, तो उसके निशाने पे जो परमाणु संस्थान जो हैं ईरान के वो भी होंगे। और जब ये होगा तो एक ये बहुत बड़ा एस्केलेशन होगा। इसमें या तो ईरान का जो पूरा का पूरा परमाणु संयंत्र है सारे तबाह हो जाएंगे, या फिर कहते हैं ना कि जब आप सांप के टेल पे, पूंछ पे आप हाथ पांव रखेंगे तो वो काटने की कोशिश करेगा। ईरान यहीं पे इसी के आसपास में कहीं है। अभी बिल्कुल घातक स्थिति में पूरी दुनिया पहुंच चुकी है। अगर इस्राइल ने हमला किया तो ये बहुत बड़ी चीज होगी, और इसके बाद पूरा का पूरा दुनिया का क्या रुख होगा अभी फिलहाल इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल देखना होगा कि अब आने वाले समय में जो स्थिति है इजराइल की, वो क्या कुछ उसकी स्थिति बनती हुई नजर आती है, ईरान की क्या स्थिति बनती हुई नजर आती है, यह आने वाले समय पर ही पता लगेगा। राजेश भारती जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेश भारती जी, क्योंकि देखिए यहाँ पर भारतीयों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है इजराइल में, ऐसे में अब भारत की तरफ से क्या कदम उठाया जा सकता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर ये युद्ध यूं ही चलता रहा तो वहां पर जो भारतीय हैं वो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। ये तो निश्चित है कि जो लोग भारत से काफी संख्या में लोग इजराइल में कामगार ले जाए गए हैं पिछले कुछ समय में, और वहाँ उनकी भर्ती इजराइल कर रहा है, क्योंकि वहाँ वह जो है वर्क्समैनशिप को डेवलप करने के लिए लोगों की मैन पावर की जरूरत है। लेकिन वो उन लोगों को यदि हम वापस करना चाहें तो वो अभी जो है इजराइल इसके लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि अभी इजराइल को तो कामगारों की जरूरत है जी। हम अधिक से अधिक जो है इजराइल सुरक्षा के आश्वासन के साथ वो लोग वहाँ रहेंगे, और भारत का जो इजराइल के साथ संबंध है वो हम पिछले कुछ वर्षों में हम ये क्लियर हो चुका है कि भारत और इजराइल एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। हम खुल के इजराइल के साथ नहीं है, लेकिन हम इजराइल के विरुद्ध नहीं है, ये बात भी क्लियर है। ईरान से हम तेल आयात करते हैं और ईरान हमें जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से थोड़ा सस्ता तेल देता है, रूस वैसे ज्यादा सस्ता देता है। तो ईरान को भी हम नाराज नहीं करना चाहते, तो हम तो इसमें जो है न्यूट्रल भूमिका ही रखेंगे। हम ये बस हमारा जो वही स्टेटमेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को बातचीत से समाधान निकालना चाहिए। हम चाहेंगे कि समझौते और बातचीत हो, ईरान भी और इजराइल भी बातचीत के टेबल पे आए, लेकिन ये बातचीत तक मामला नहीं है। ये आप जान लीजिए कि इजराइल को ईरान ने एक ऐसा अवसर दे दिया है कि अब उसके न्यूक्लियर संस्थानों को बचाना मुश्किल हो जाएगा, और उसके बाद दुनिया का इस पे क्या प्रतिक्रिया होगा। तो देखिए, अभी रूस किसी स्थिति में नहीं है, यूक्रेन जैसे जो है छोटे से पड़ोसी को जो है सालों के युद्ध के बाद भी जो है पता नहीं कर पाया है जी। चाइना अभी इस युद्ध में किसी तरह भागीदार नहीं हो सकता, क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा मुद्दा है अभी कि वो ताइवान पे कब्जा चाहता है। जब तक चाइना का ताइवान पे कब्जा नहीं होता तब तक वो अमेरिका के साथ सीधे टकराव में नहीं जाता। तो ये किसी विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने का जो कयास है ना, मैं इस पे सहमत नहीं हूँ। ये कोई युद्ध नहीं है, ये स्थानीय संघर्ष वहीं बना रहेगा। दुनिया के देश जो हैं इस अवसर का अपने अपने तरीके से लाभ उठाएंगे, स्टेटमेंट देंगे। कुछ लोग ईरान के समर्थन में देंगे, कुछ यूरोपियन, खासकर वेस्टर्न यूरोप जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका तो खुल के है, फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है, इवन अन्य जर्मनी जैसे देश भी जो है
वो भी इजराइल के साथ ही जाएंगे। जी। तो इजराइल को जो है नुकसान तो निश्चित रूप से, क्योंकि जब युद्ध आप लड़ते हैं ना तो नुकसान तो उठाना पड़ेगा, जान माल की क्षति भी होगी, लेकिन ईरान के लिए जो है मुझे लगता है कि बहुत बड़ी क्षति जो है बस निकट है। किसी भी क्षण ये न्यूज आप टेलीकास्ट करेंगे, अपने दर्शकों तक लेके जाएंगे कि ईरान में जो है इजराइल का बहुत व्यापक हमला, वो हमला बहुत कोऑर्डिनेटेड हमला होगा, प्लान्ड हमला होगा और ईरान को भुचक्के करने वाले हमले होंगे। और अमेरिका इसमें निश्चित रूप से जो है जो भी सहयोग और समर्थन कर सकता है, सैन्य रूप से, मोरली, आर्थिक, सभी तरह से अमेरिका उसे बिल्कुल देखना होगा राजेश भारती जी, अब हमला कैसा होगा, किसकी तरफ से होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। मोहम्मद अली शाह जी भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि ईरान की तरफ से ये बयान सामने आ गया है कि वो शांति चाहता है, वो युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन अब आईडीएफ का बयान भी सामने आ गया है कि वक्त और जगह वो चुनेंगे। इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं कि अब इजराइल का जो हमला होगा वो कितना बड़ा होगा? जी, इजराइल का हमला 100% डेफिनेटली बहुत ही घातक होने वाला है, क्योंकि ये ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये हरकत करेंगे। और इनके जो अलाय हैं, जैसे कि वेस्टर्न पावर्स है, अमेरिका है और अन्य देश हैं, फ्रांस है, बल्कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर का भी आज बयान आया है कि वो कंडेम करते हैं इजराइल पे हमला और वो अमेरिका के साथ फोर्सेस ज्वाइन करेंगे, ये देखने के लिए कि ये जंग और आगे बढ़ती नहीं है, ये आग और आगे फैलती नहीं है। इजराइल 100% रिएक्ट तो करेगा, ये न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन भी है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब बात ऐसी है, ईरान ने ये हमला किया, ईरान ने अप्रैल के महीने में भी हमला किया था, तब 110 रॉकेट दागे थे, उस मिसाइल दागे थे, और 30 जो है, और इसमें ये सेंट्रल इकोनॉमिक जोन यानी कि कोई कैजुअलिटी हुई नहीं थी। यहाँ पर भी ईरान ने बोला है कि इन्होंने केवल उनके मिलिट्री टारगेट्स पे 3 मिलिट्री बेसिस पे हमला किया, निशाना दागा था। उनका एक तो था मोसाद, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, वहां की स्पाई एजेंसी है, उनके हेडक्वार्टर पे कोई सिविलियन टारगेट्स को नहीं किया था। लेकिन इजराइल ने कहा नहीं, इन्होंने हमारे रेस्टोरेंट पे, हमारे स्कूलों पे भी इन्होंने ये गोले आके गिरे हैं। तो देखिए बात ऐसी है कि जब ऐसी भीषण जंग छिड़ती है तो हम जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। ईरान काफी टाइम से ये गिरद भपकी दे रहा था, ये गरज रहा था कि हम हमला करने वाले हैं, हम हमला करने वाले हैं। तब आपने लोगों ने लगाया था कि ये ईरान का ये टैक्टिक्स होगी शायद कि वो केवल इजराइल को प्रेशर में रखे कि किसी भी वक्त ईरान हमला कर देगा, और कब हमला करेगा मालूम नहीं। अब उल्टा, अब इजराइल ने ये करा है कि वो खामोशी से हमला करेगा, और इजराइल के हमले बहुत घातक होते हैं, हमने देखे हैं, और मालूम ही नहीं पड़ता कि अगर अंग्रेजी में बोले, one will not know where it hurt and what it hit, what hit you। So जैसे 17 सितंबर को एक साइबर अटैक हुआ था, अब तक ये स्टेप नहीं हो पाया किसने किया था, क्योंकि इजराइल, हालांकि पूरा शक तो इजराइल की तरफ जा रहा है, लेकिन इजराइल कभी कबूल नहीं करेगा, क्योंकि इंटरनेशनल नियम के खिलाफ होगा ये। तो इजराइल ऐसा करेगा, ऐसा गेम खेलेगा कि मालूम ही नहीं पड़ेगा कि इजराइल ने किया है। तो ये एक घातक, मैं इसको देख रहा हूं कि भीषण युद्ध, ये बिल्कुल ये ऐसा डेवलपमेंट इसका बहुत बड़े पैमाने में हो सकता है। बिल्कुल मोहम्मद अली शाह जी, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। वीएन झा जी, मेरा छोटा सा सवाल आपसे होगा, क्योंकि इजराइल ने हमला जैसे ही शुरू किया था हिजबुल्लाह पर, तब से ही ये प्रेडिक्शन की जा रही थी कि ईरान की एंट्री होगी, ईरान की एंट्री हुई भी, लेकिन क्योंकि सभी जानते हैं कि ईरान हिजबुल्लाह का समर्थन करता है, और हिजबुल्लाह की जो सुरंगें हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है, उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी, तो क्या उन सुरंगों का फायदा ईरान उठा सकता है? और इसके जरिए, क्योंकि अगर इजराइल ईरान पर युद्ध करता है तो ईरान उन सुरंगों के जरिए अगर फायदा उठाता है तो इजराइल के लिए कितना खतरनाक होगा? इजराइल के लिए तो खतरा है ही, और इसीलिए इजराइल हमेशा कह रहा है कि वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, वो किसी और कारण से नहीं, उसकी अपनी खुद की जो सर्वाइवल है वो खतरे में है। और वो 7 अक्टूबर 23 की जो घटना थी जो हमास ने किया था, वो बिल्कुल एकदम जायज ठहराता है कि इजराइल को ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी अगर उसको अपनी अस्तित्व बचानी है। अब जहाँ तक हिजबुल्लाह की बात आती है, तो हिजबुल्लाह अभी तक इनडायरेक्टली छोटे कॉवर्ट ऑपरेशंस, रॉकेट्स छोड़ के और बाकी सब जो कुछ गतिविधियां थी इसकी, उससे कर रहा था। लेकिन याद रखिए कि जिस तरह से आईडीएफ ने बहुत सारे रेडार इमेजेस जारी किए हैं,
साउथ लेबनान के। जी। ये लगता है कि वहां पे साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह ने बहुत सारे रॉकेट्स मिसाइल्स को छुपा के रखे हुए हैं और इसीलिए जो ग्राउंड इन्वेजन चल रहा है, इसी में आपने देखा है कल परसों ही एक पब्लिक की है उन्होंने एक टनल को, कि एक टनल के अंदर में कितने सारे रॉकेट्स और मिसाइल्स उसके वहां पे जमा थे, लॉन्चर्स जमा थे वहां पे। तो ये चीजें अभी होगी और इसीलिए ये जो ग्राउंड ऑफेंसिव चल रहा है, आईडीएफ समझता है कि ये ग्राउंड इन्वेजन बहुत जरूरी है, जी। क्योंकि बहुत सारे उसके आर्सनल्स जो हैं इसमें छुपे हुए हैं, उन बिलों में छुपे हुए हैं, और वो कोशिश करेगा कि जो रिवर है, रिवर फ्रंट जो है, जो कि सदर्न लेबनान को और बाकी एरिया को, बेरूत के आउटस्कर्ट्स को जो डिवाइड करती है, वहां तक आईडीएफ जाएगी। और ये इसराइल को लगभग 7 से लेके 10 किलोमीटर का, 12 किलोमीटर तक का कुशन देता है। तो अगर ये कुशन अगर इसराइल को मिल जाती है, तो फिर जो हर दूसरे दिन जो वहां से रॉकेट अटैक होते थे, इन रॉकेट के जो रेंज होते थे 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ये बंद हो जाएगी। फिर सिर्फ अगर कोई मेजर मिसाइल अगर अटैक होगा, जी। क्रूज मिसाइल हो या बैलिस्टिक मिसाइल हो, जी। तो वो चीजें आके इसराइल पे गिर सकती है, जो कि आयरन डोम से शायद हैंडल किया जा सकता है। जी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अभी स्टेक्स पे हैं। ग्राउंड ऑफेंसिव तो चलेगा ही चलेगा, और जब तक ग्राउंड ऑफेंसिव चल रहा है, अनलाइकली है कि इसराइल डायरेक्टली ईरान पे हमला करेगा। पहले ये लेबनान को निबट ले, जी। जो ग्राउंड इन्वेजन है उसको कंप्लीट कर ले उस टास्क को, जी। उसके बाद फिर ईरान पे नजर पड़ेगी और ईरान पे बहुत जबरदस्त बिल्कुल हमला होने सर, वाला है। देखना होगा आने वाले समय में इसराइल किस किस को टारगेट करता है और इस युद्ध की क्या स्थिति बनती हुई नजर आती है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।